नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। तमिलनाडु में आखिरकार विजय की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया और अब कल शपथ ग्रहण की तैयारी है। बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट होने का खुला न्योता दे दिया, जबकि अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया और हिंसा पर बड़े सवाल उठाकर सियासत गरमा दी। उधर चीन पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला, तो पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया। पंजाब में मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलचल और ज्यादा बढ़ा दी। इन्हीं सब खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। तमिलनाडु में विजय को बहुमत मिला, कल मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को साथ आने का दिया बुलावा। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल चुनाव प्रक्रिया और हिंसा पर उठाए गंभीर सवाल। चीन पाकिस्तान सहयोग मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा और पूछे तीखे सवाल। अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान ने जवाब टाला, दबाव मानने से किया साफ इनकार। तमिलनाडु की सियासत में पिछले कई दिनों से चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। टीवी के प्रमुख विजय ने शनिवार शाम चेन्नई में राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। विजय ने दावा किया कि उन्हें 234 सदस्यीय विधानसभा में तो 120 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मिल चुका है। दरअसल बहुमत के आंकड़े से कुछ सीटें दूर चल रहे विजय को आखिरकार वीसीके और आईयूएमएल का समर्थन मिल गया, जिसके बाद टीवी के गठबंधन आराम से बहुमत के पार पहुंच गया। अब टीवी के गठबंधन के पास कुल 120 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। गठबंधन के आंकड़ों पर नजर डालें तो टीवी के पास 108 सीटें हैं, हालांकि प्रभावी संख्या 107 मानी जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस के 5, सीपीआई के 2, सीपीआईएम के 2, बीसीके के 2 और आईयूएमएल के 2 विधायक विजय के समर्थन में आ चुके हैं। इसी समर्थन के दम पर विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अब तमिलनाडु में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो चुका है। जानकारी के मुताबिक रविवार यानी 10 मई 2026 को शाम 3 बजे चेन्नई में विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बंगाल के पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मंच बनाने की अपील की है। उन्होंने लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट दलों तक को साथ आने का न्योता दे दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर अपने कालीघाट स्थित आवास के बाहर लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस समय सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी बीजेपी है और सभी दलों को अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आ जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल बातचीत करना चाहता है तो वो हर पार्टी से संवाद के लिए बिल्कुल तैयार है। ममता बनर्जी ने छात्र संगठनों और गैर सरकारी संगठनों से भी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार हो रहे हैं। ममता ने कहा कि कई जगह गुंडागर्दी चल रही है और बीजेपी में असामाजिक तत्व शामिल हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी के सीएम पद की शपथ लेते ही टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया और उसके बाद की स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कई सरकारी एजेंसियों और चुनाव आयोग का रवैया पक्षपाती रहा। उन्होंने ईवीएम मूवमेंट, कंट्रोल यूनिट्स में गड़बड़ी और मतगणना प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। इस घटनाओं के जनता के मन में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर गंभीर संदेह पैदा किया गया है। उन्होंने ये भी मांग की कि मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए और वीवीपैट स्लिप्स की दोबारा गिनती कराई जाए, ताकि किसी भी तरह की शंका दूर हो सके। अभिषेक बनर्जी ने आगे आरोप लगाया कि चुनाव के बाद राज्य में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं और कई लोगों को तो घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन से मिली मदद को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर तीखा हमला बोला और विदेश नीति को लेकर कई सवाल उठाए। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार 4C नीति यानी चीन के सामने लगातार संतुलित समर्पण की नीति पर चल रही है। उनके मुताबिक ये जानकारी पहले भी सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह द्वारा सार्वजनिक की जा चुकी है, जिसमें चीन की रियल टाइम भूमिका का जिक्र था। जयराम रमेश ने सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि 56 इंच की छाती और आंसुओं से भरी लाल आंख वाले हमारे प्रधानमंत्री ने 2020 में लद्दाख सीमा विवाद के बाद चीन को क्लीन चिट कैसे दे दी? भारत ने अपने पारंपरिक अधिकार क्यों छोड़ दिए और चीन के खिलाफ सख्त रुख क्यों नहीं अपनाया गया? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार चीन से व्यापार और निवेश बढ़ाकर निर्भरता को और ज्यादा बढ़ा रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि इन सभी मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।
पटना में शुक्रवार को हुए शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार और पुलिस कार्रवाई पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पटना में कल अपने रोजगार का हक मांगते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस ने बेरहमी से पीटा और वो भी फिर से पीटा। बेरोजगार युवाओं को बीजेपी का जवाब लाठी में मिला। भारत में आज सबसे बड़ी बीमारी बेरोजगारी है और इसकी सबसे भयंकर मार बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रही है। राहुल ने आगे लिखा, लाखों युवा डिग्री और काबिलियत हाथ में लेकर दर-दर भटक रहे हैं, मगर बीजेपी की सरकार को ना इसकी परवाह है और ना ही आपकी। जब युवा सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगते हैं, उनके हाथ में रोजगार नहीं, पीठ पर लाठियां रख दी जाती हैं। भारत का युवा बीजेपी के झूठ से तंग आ चुका है, वो अब चुप नहीं बैठेगा और कांग्रेस उनके साथ हर मोड़ पर खड़ी हुई है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी की बड़ी कार्रवाई। युद्ध के बाद पहली बार ईरानी संसद का सत्र का बुलावा। हॉर्मुज स्ट्रेट हमले पर ईरान ने खबरें खारिज की। अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान ने फैसला भी टाल दिया। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम ने चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित उनके सरकारी आवास से उन्हें हिरासत में लिया। सुबह से ही ईडी लगातार संजीव अरोड़ा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और कथित जीएसटी फर्जीवाड़े के मामले में की गई है। ईडी ने पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में मंत्री से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े लेन देन और दुबई से भारत तक कथित फंड ट्रांसफर की जांच की जा रही है। शिरोमणि अकाली दल के नेता मजीठिया ने दावा किया कि ये मामला करीब 100 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी मोबाइल फोन खरीद और एक्सपोर्ट रैकेट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन सस्ते दामों पर खरीदकर भारी मुनाफे में बेची गई और इसमें कई बड़े लोगों की भूमिका हो सकती है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश के स्टार पहलवान विनेश फोगाट को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और उन पर अनुशासनहीनता और एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। WFI ने साफ कर दिया है कि विनेश को 26 जून 2026 तक किसी भी घरेलू टूर्नामेंट में खेलने के लिए अयोग्य माना जाएगा, जिससे उनका वापसी वाला प्लान बड़ा झटका खा गया है। ये विवाद उस समय और बढ़ गया जब विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट से वापसी की घोषणा की थी और उनका लक्ष्य 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक बताया जा रहा था। विनेश को इस नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिनों का समय दिया गया है। हाल ही में विनेश ने WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप भी लगाया था कि बृजभूषण ने उनका भी शोषण किया था। अब लोग इन दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद ईरान में पहली बार संसद का सत्र बुलाया गया है। खास बात यह है कि मौजूदा हालात और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक संसद के प्रवक्ता अब्बास कोदारजी ने इसकी पुष्टि की है। कोदारजी ने बताया कि रविवार को होने वाली ये बैठक युद्ध के बाद संसद का पहला आधिकारिक सत्र होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और घोषित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सांसद ऑनलाइन माध्यम से ही चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सबसे ज्यादा फोकस युद्ध के बाद बिगड़े आर्थिक हालात और आम लोगों की आजीविका पर रहेगा। गौरतलब है कि ईरानी संसद का आखिरी सार्वजनिक सत्र 16 फरवरी को हुआ था। इसके बाद क्षेत्रीय तनाव और सैन्य हालात तेजी से बदले, जिसके चलते अब ये सत्र बेहद अहम माना जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में चीनी नाविकों वाले तेल टैंकर पर हमले की खबरों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ईरान ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया। ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल रेजा रहमानी फजली ने कहा है कि इस तरह की खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं ताकि ईरान की विदेश नीति और हाल की कूटनीतिक गतिविधियों को कमजोर दिखाया जा सके। उनका कहना है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की चीन यात्रा के महत्व को कम करने के लिए ये प्रचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चीनी विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है और कहा है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण समुद्री व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा खतरे में है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कहा है कि यूरोप नाटो गठबंधन को बचाए रखना चाहता है, लेकिन ईरान मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के बीच कई गंभीर मतभेद अभी भी मौजूद हैं। जर्मन चांसलर का ये बयान ऐसे वक्त पे आया है जब जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों ने अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का खुलकर समर्थन करने से इनकार कर दिया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्ज ने कहा कि यूरोप नाटो गठबंधन को भविष्य में मजबूत बनाए रखना चाहता है। उन्होंने माना कि सभी देशों के बीच कुछ मतभेद और चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि ईरान परमाणु हथियार न बना सके और क्षेत्र में तनाव खत्म हो जाए। वेस्ट एशिया संकट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है और सही समय आने पर अपना जवाब दे देगा। इससे साफ हो गया है कि तेहरान किसी भी तरह के बाहरी दबाव में फैसला नहीं लेगा।
दरअसल उम्मीद जताई जा रही थी कि ईरान शुक्रवार तक अमेरिका को जवाब दे सकता है, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि वॉशिंगटन तेहरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी नेताओं द्वारा तय की गई डेडलाइन का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। ईरान ने दो टूक कहा कि वो अपने हिसाब से काम करेगा और किसी भी अल्टीमेटम या समय सीमा के दबाव में कभी नहीं आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव काफी तकनीकी है और ईरानी वार्ताकार दस्तावेज की हर शर्त और प्रावधान को बारीकी से जांच रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.